ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही इंतजार हुआ है खत्म, दुनिया के सबसे सस्ते जियो फोन नेक्स्ट स्मार्टफोन का हुआ है ऐलान, भारत में इस दिन शुरू होगी बिक्री। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है विंडोज 11, गेमिंग फिल्मों के शौकीनों के लिए काफी कुछ है इसमें नया। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही सरकार ने ज्वेलर्स को दी है बड़ी राहत, गोल्ड से भी अब चुका सकेंगे लोन की रकम। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट बोर्ड को दिया है निर्देश, इस तारीख तक घोषित करें रिजल्ट। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही राजस्थान में हटेगा वीकेंड कर्फ्यू, शादी समारोह धार्मिक स्थल से मिलेगी छूट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज ले सकते हैं फैसला। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें निकल कर आए सामने, बताएंगे क्या करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो इंतजार हुआ खत्म, दुनिया के सबसे सस्ते जियो फोन नेक्स्ट स्मार्टफोन का हुआ ऐलान, 10 सितंबर से शुरू होगी बिक्री। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की 44वीं सालाना आम सभा में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो फोन नेक्स्ट का ऐलान कर दिया। इसे रिलायंस जियो और गूगल की साझेदारी में बनाया गया ये फोन काफी सस्ता स्मार्टफोन है, जो भारतीय मार्केट में 10 सितंबर यानी गणेश चतुर्थी के दिन बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। वही नया स्मार्टफोन जियो और गूगल के फीचर्स एप्स के साथ ये लेस होगा। ये एंड्रॉइड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। वही जियो फोन नेक्स्ट की कीमत का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन रिलायंस जियो के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने दावा किया है कि ये भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन होगा। वही मुकेश अंबानी ने ऐलान किया है कि जियो फोन नेक्स्ट भारतीयों की जरूरत के हिसाब से बनाया गया है, जिससे भारत को 2G मुक्त बनाने में मदद मिलेगी। वही जियो फोन नेक्स्ट को सबसे पहले भारतीय बाजारों में ही उपलब्ध कराया जाएगा, फिर जियो फोन नेक्स्ट को भारत के बाहर बिक्री के लिए पेश किया जाएगा। वही मुकेश अंबानी की माने तो भारत में करीब 300 मिलियन 2G मोबाइल फोन यूजर्स है। इसकी एक वजह स्मार्टफोन की कीमत ज्यादा होना है। ऐसे में उन्होंने कहा कि मैंने और सुंदर पिचाई जी ने एक ऑप्टेबल स्मार्टफोन पेश करने का ऐलान यहाँ पर किया था। वही जियो फोन नेक्स्ट में वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट मिलेगा, मतलब यूजर्स बोलकर कुछ भी सर्च कर पाएंगे। वही जियो फोन नेक्स्ट ऑटोमेटिक रीड अलाइड स्क्रीन टेक्स्ट फीचर्स के साथ आएगा। इससे फोन यूजर्स को फोन स्क्रीन पर लिखे टेक्स्ट को ऑटोमेटिक तरीके से ऑडियो में कन्वर्ट करने में मदद मिलेगी। साथ ही लैंग्वेज ट्रांसलेशन फीचर भी इसके अंदर मिलेगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है विंडोज 11, गेमिंग फिल्मों के शौकीन के लिए इसमें काफी कुछ है नया। दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने पर्सनल कंप्यूटर यूजर्स के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। इसके लिए कंपनी ने 24 जून 2021 को विंडोज का अपग्रेड वर्जन विंडोज 11 लॉन्च कर दिया। वहीं माइक्रोसॉफ्ट के चीफ ने विंडोज के इतिहास बताने के बाद इसे यहाँ पर लॉन्च किया। अगली पीढ़ी के ऑपरेटिंग सिस्टम OS विंडोज 11 में जो मेन्यू सेंटर है वो यहाँ पर बीच सेंटर में आ गया है, मेन्यू सेंटर में आ गया है। कुछ ऐसा ही लीक में भी यहाँ पर दिखाया गया है। वही विंडोज 11 के डिजाइन में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें यहाँ पर विजिटर्स में भी बदलाव किया गया है। वही डार्क बार को मैक्स की तरह यहाँ पर बॉटम में दिया गया है। कहा जा रहा है कि विंडोज 11 से कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स की दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। विंडोज 10 के यूजर्स के लिए विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर अपग्रेड के तौर पर मुफ्त में उपलब्ध होगा। वही टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने 2015 के बाद ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम पेश किया है। तब कंपनी ने विंडोज 10 लॉन्च किया था। ये ऑपरेटिंग सिस्टम अब तक लॉन्च हुए सभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के मुकाबले अलग है। इसके डिज़ाइन जो है जो पूरी तरह से यहाँ पर बदल दिया गया है। वही माइक्रोसॉफ्ट ने बताया है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को 2021 के आखिर तक पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप्स, टैबलेट्स और बाकी दूसरों में यहाँ पर रोल आउट कर दिया जाएगा। हालांकि कंपनी ने इसके लिए कोई तारीख यहाँ पर तय नहीं की है। वही नए ऑपरेटिंग सिस्टम को रोल आउट होते ही डेल और HP और एसूस, लेनोवो जैसे ओरिजिनल यहाँ पर OME के डिवाइस के लिए ये उपलब्ध यहाँ पर कराया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान में हटेगा वीकेंड कर्फ्यू, शादी समारोह धार्मिक स्थलों को मिलेगी छूट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज ले सकते हैं फैसला। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज यानी शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्रिपरिषद की बैठक लेने जा रहे हैं, जिसमें राज्य में कोरोना को लेकर लगाई गई पाबंदियों को और कम किया जा सकता है। राज्य में कोरोना संक्रमण से लगातार राहत की खबर है। वही गुरुवार को राज्य में किसी भी जिले में कोरोना का एक भी मौत का मामला सामने नहीं आया है। ऐसे में राज्य के अंदर लगी पाबंदियों में कुछ छूट दी जा सकती है। इसके तहत वीकेंड कर्फ्यू को हटाया जा सकता है और रात्रिकालीन कर्फ्यू के समय को घटाया जा सकता है। साथ ही धार्मिक स्थलों को भी खोला जा सकता है और शादी संबंधी आयोजन पर को भी यहाँ पर छूट दी जा सकती है। वही मुख्यमंत्री के निर्णय के बाद गृह विभाग इस बाबत में नई गाइडलाइन जारी कर सकता है। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को राज्य के अंदर आए कोरोना के आंकड़ों में एक भी मौत नहीं होने पर संतोष जताया है। साथ ही अभी सभी लोगों को सावधान रहने की बात यहाँ पर कही है।
वह इसके साथ ही लोगों को लापरवाही नहीं बरतने की अपील की है। वहीं सीएम ने सभी लोगों से कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद में यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किए हुए नए गाइडलाइन के अनुसार राज्य में बाजार खुले रखने का समय भी बढ़ाया जा सकता है। साथ ही रात्रिकालीन कर्फ्यू के समय को घटाकर रात 8 बजे सुबह 5 बजे तक किया जा सकता है। वही सूत्रों की माने तो अब राज्य में सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स को भी सशर्त खोलने की इजाजत दी जा सकती है। इसके साथ ही छात्रों के लिए कोचिंग सेंटरों को भी सशर्त खोलने को छूट मिल सकती है। आपको बता दें कि राजस्थान में शादी संबंधी आयोजन और धार्मिक स्थल खोलने पर 30 जून तक प्रतिबंध लगाया हुआ है। ऐसे में इन सब पर लगी पाबंदियों को भी छूट मिल सकती है। गौरतलब है कि राज्य में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने जमकर कोहराम मचाया था, जिसके बाद राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए लॉकडाउन लगाया था, जिसमें कुछ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार और कार्यालय और संस्थानों और समारोह आदि को ऊपर यहाँ पर सरकार ने पाबंदियां लगा दी थी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो भारत में डेंजरस होता जा रहा है कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस। 3 राज्यों में मिले हैं केस। केंद्र सरकार ने जारी किया है अलर्ट। कोरोना वायरस के नए मामलों में नरमी के बीच अलर्ट करने वाली खबर निकल कर आ रही है। देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को इसकी रोकथाम के उपाय करने और 3 राज्यों में जो केस बढ़ रहे हैं उनको यहाँ पर टेस्टिंग बढ़ाने की बात यहाँ पर कही है। खबर के मुताबिक देश के 3 राज्य महाराष्ट्र, एमपी और केरल राज्य में इस वेरिएंट के नए मामले सामने आ रहे हैं। केंद्र ने इन राज्यों को वैक्सीनेशन में तेजी करने के लिए कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के 22 से 40 कन्फर्म मामले आ चुके हैं। वहीं केंद्रीय सचिव राजेश भूषण ने राज्यों के मुख्य सचिव को भेजे एक पत्र में कहा है कि प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाएं और बड़े पैमाने पर टेस्टिंग बढ़ाएं। उन्होंने कहा है कि इस मामले में ज़्यादा फोकस करते हुए नियमों को सख्त बनाना जरूरी है। उन्होंने राज्यों से कहा है कि कंटेनमेंट वाले जिलों में भीड़ रोकने के लिए लोगों को आपसी में मिलने से रोकने के लिए तत्काल यहाँ पर उपाय करना चाहिए। वही खबर के मुताबिक केरल में 3 गांवों को यहाँ पर सील कर दिया गया है। लोगों को जरूरी तौर पर कोविड-19 के टेस्ट यहाँ पर किए जा रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री शालिद चौहान ने कहा है कि हर जिले में 100 सैंपल तुरंत यहाँ पर जीनोम अनुक्रम के लिए भेजे जाएंगे। वही महाराष्ट्र में बुधवार कोविड-19 के 10,000 मामले यहाँ पर सामने आए हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो मोदी सरकार ने ज्वेलर्स को दी है बड़ी राहत, गोल्ड से भी चुका सकेंगे लोन की रकम। केंद्र सरकार ने ज्वेलर्स को बड़ी राहत दी है। ज्वेलर्स को गोल्ड लोन चुकाने का एक और ऑप्शन जल्द मिलने वाला है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नए प्रावधानों के बाद अब ज्वेलर्स गोल्ड लोन का कुछ पार्ट फिजिकल गोल्ड के रूप में लौटा सकते हैं। वह रिजर्व बैंक ने कल बैंकों से यहाँ पर कहा है कि ज्वेलर्स, एक्सपर्ट्स और घरेलू गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग गोल्ड लोन का कुछ हिस्सा यहाँ पर सोने के रूप में लौटाने का विकल्प उपलब्ध कराए। वही जीएमएल के पेमेंट भारतीय रुपए में उधार लिए गए गोल्ड के मूल्य के बराबर राशि पर किया जाता है। वह रिजर्व बैंक ने अभी नियमों की समीक्षा यहाँ पर की है। वही भारतीय रिजर्व बैंक के सर्कुलर के मुताबिक बैंकों को गोल्ड लोन का कुछ हिस्सा 1 किलो अथवा इससे अधिक गोल्ड के रूप में लौटाने का विकल्प लेनदारों को देना चाहिए। हालांकि इसमें कुछ शर्तें भी यहाँ पर होगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट बोर्ड को दिया है निर्देश, 31 जुलाई तक घोषित करें रिजल्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट बोर्ड को निर्देश दिया है कि वे 12वीं की परीक्षा के लिए 10 दिन के अंदर अंतरिम मूल्यांकन की नीति बनाकर 31 जुलाई तक अपना रिजल्ट घोषित करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केरला सरकार से भी 11वीं की परीक्षा को लेकर अंतिम फैसला बताने को कहा है। वही कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को भी परीक्षा की नीति पर बताने को यहाँ पर कहा है। वही आंध्र प्रदेश सरकार ने 12वीं और 11वीं की परीक्षा को कराने का फैसला किया है। वही 12वीं की राज्य बोर्ड की परीक्षा रद्द नहीं की गई है। वही सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान कहा है कि राज्य बोर्ड परीक्षा को लेकर कोर्ट एक समान योजनाओं को लागू नहीं करेगा। सभी राज्य बोर्डों की अपनी अपनी स्कीम है। वह अभी बोर्ड को अपनी योजनाएं बनानी होगी, उसके पास विशेषज्ञ है, वो सही सलाह ले सकते हैं। वही सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई आज यहाँ पर और होगी। वही आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा है कि परीक्षा से पहले सभी टीचर्स और स्टाफ को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। वही सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश बोर्ड के पक्ष वकील महफूज नजकी ने यहाँ पर आंध्र प्रदेश सरकार का जो पक्ष था वो रखा था। वही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और न्यायमूर्ति खान विलाकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की बेंच के सामने सुनवाई के दौरान एपी अधिवक्ता ने कहा है कि परीक्षा जुलाई के आखिरी से पहले यहाँ पर आयोजित करा ली जाएगी। साथ ही परीक्षाओं के दौरान हर परीक्षा कक्ष में 15 से 18 छात्र ही बैठेंगे। अगर आवश्यकता हुई तो हम सरकारी भवनों का इस्तेमाल भी करेंगे। वही आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा है कि वे संभावित रूप से जुलाई के आखिरी हफ्ते में 12वीं कक्षा की परीक्षा कराएंगे। इस संबंध में परीक्षा का कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं आज के मौसम समाचारों की। तो आज यूपी, बिहार समेत देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना। भारत में इस वक्त पूर्वी यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत कुछ हिस्सों में मानसून एक्टिव है, जहां झमाझम बारिश हो रही है।
आज उत्तरी पूर्वी भारत, सिक्किम के कुछ हिस्सों और झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्से, केरल, कर्नाटक और दक्षिणी गुजरात और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, एक दो स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा पश्चिमी हिमालय और पश्चिमी बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों और पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश और विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। साथ ही कुछ इलाकों में चटपुट बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों और हरियाणा और राजस्थान को मानसून की बारिश के लिए जुलाई तक का इंतजार करना होगा। वही दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्तरी सीमा बाड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर और अलीगढ़, मेरठ, अंबाला और अमृतसर से होकर गुजरती है। वही मौजूदा मौसमी संबंध, यहाँ पर मौसमी संबंधी स्थिति पूर्व अनुमानों के संकेत यहाँ पर मिलता है कि अगले हफ्ते तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब के हिस्सों में बढ़ने की संभावना नहीं है। वही 30 जून तक उत्तर पश्चिम भारत के अलग अलग स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वही IMD यानी मौसम विभाग ने कहा है कि भारत में अब तक मानसून के मौसम में 28% बारिश हुई है। वही उन्होंने कहा है कि 23 जून तक 145.8 mm बारिश हुई है, जबकि सामान्य बारिश 114.2 mm है। बारिश नहीं होने की वजह से उत्तर पश्चिम और आसपास के मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। देश के किसी भी हिस्से में लू चलने की फिलहाल कोई स्थिति नहीं बन रही है। वहीं केरल में 2 दिन देरी से पहुंचने के बाद मानसून पूरे देश में सामान्य से 7 दिन, यहाँ पर सामान्य से 7 से 10 दिन पहले पूरी मध्य आसपास के इलाकों में यहाँ पर कवर कर लिया था। वही मौसम विभाग ने पहले अनुमान जताया था कि दिल्ली में हवा की स्थिति की वजह से 12 दिन पहले यानी 15 मई को मानसून आ सकता है, लेकिन आमतौर पर मानसून यहाँ पर 27 जून तक आता है।